दोस्तों एसी करंट को डीसी में कैसे चेंज करते हैं और डीसी को एसी में कैसे चेंज करते हैं, क्या यह प्रक्रिया बहुत जटिल है या आसानी से ऐसा हो जाता है, और क्यों हमें आवश्यकता पड़ती है एसी को डीसी में बदलने की और डीसी को एसी में बदलने की। इसके अलावा कमेंट के माध्यम से व्यूअर ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं कि अब सोलर नाउ का क्या होगा, आप माइक्रोवेव के नाम से ही अपना बिजनेस क्यों नहीं चला रहे हैं। सोलर नाउ नाम हमने जो रखा था, यह सोलर नाउ नेम दो वर्ड से मिलकर बना है, सोलर और अर्नाव। सोलर तो सोलर है ही, अर्नाव हमारे छोटे बेटे का नाम है, उसी के नाम पर मैंने इस फर्म का नाम रखा था। यानी इस नाम के पीछे हमारी भावनाएं भी जुड़ी हुई थी। लेकिन दोस्तों क्या कर सकते हैं, अब हमको नया नाम रखना पड़ेगा और उसी से हमें नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि 2017-18 में हमने माइक्रोवेव नाम से जो इन्वर्टर की मैन्युफैक्चरिंग थी उसको बंद क्यों किया। दोस्तों जैसा कि इन्वर्टर की हिस्ट्री पर जाएं तो यह इन्वर्टर का तीसरा युग चल रहा है। हमारे इंडिया में इन्वर्टर की शुरुआत 1990 से हुई और उस समय जो इन्वर्टर यूज किए जाते थे केवल टीवी चलाने के लिए किए जाते, क्योंकि 1990 तक टीवी बहुत अच्छी पकड़ कर चुका था, लगभग सभी घरों में टीवी हो चुके थे। लेकिन जो छोटे टीवी होते थे वह तो सीधे बैटरी से चल जाते थे, लेकिन जो बड़े टीवी होते थे या रंगीन टेलीविजन होते थे वह बैटरी से नहीं चलते थे, केवल बिजली से ही चलते थे। तो उस जरूरत को पूरी करने के लिए हमें इन्वर्टर की आवश्यकता पड़ती थी और इस प्रकार के इन्वर्टर 1990 से लेकर 2005 तक चलते रहे। यानी इस दौरान, यानी इन्वर्टर के इस युग में जो इन्वर्टर होता था वह छोटा इन्वर्टर होता था, 300 वाट से लेकर 600 वाट तक के इन्वर्टर होते थे। जबकि इस दौरान इन्वर्टर के फील्ड में बहुत अधिक कंपनियां भी नहीं थी, कोई बड़ी कंपनियां भी नहीं थी, कुछ लोकल इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग होते थे या कुछ छोटी कंपनियां इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग करती थी। ऐसा नहीं है कि 1990 से पहले इन्वर्टर नहीं थे, इन्वर्टर थे, लेकिन उनको केवल कंप्यूटर के साथ यूज किया जाता था, जिसको आप यूपीएस भी कहते हैं। यूपीएस या इन्वर्टर दोनों एक ही चीज हो, लेकिन जो घरों में यूज किए जाने लगे थे वह 1990 से यूज होने लगे थे, बहुत कम मात्रा में। और इस युग के बाद फिर दूसरा युग चलता है 2005 से 2015 तक का सेकंड युग इन्वर्टर का इसको कहेंगे। इस युग में क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी में कुछ सुधार हुआ, लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी। जो इस टाइप के यूजर थे जो पहले इन्वर्टर यूज करते थे, अब उनको टीवी के साथ फैन और लाइट चलाने की भी आवश्यकता पड़ने लगी। और इस युग में इंडिया में 50 से 60% घरों में इन्वर्टर का यूज होने लगा, जबकि उससे पहले जो युग था इस युग में 5 से 10% घरों में ही इन्वर्टर का यूज होता था, जबकि यह बढ़कर यहां पर 50 से 60% हो गया। यानी इन्वर्टर का यूज भी बढ़ा और इन्वर्टर की कैपेसिटी, बैटरी की कैपेसिटी भी बढ़ गई। जहां पहले 12 वोल्ट के इन्वर्टर यूज होते थे, अब यहां 24 वोल्ट के इन्वर्टर यूज होने लगे। जहां पहले 300 से 500 वाट का इन्वर्टर यूज होता था, अब 600 वाट से 2000 वाट तक के इन्वर्टर यूज होने लगे। इन दोनों जनरेशन में सोलर पैनल का बहुत अधिक यूज लोग नहीं करते थे, क्योंकि सोलर पैनल उस समय बहुत महंगा होता था और सोलर पैनल को यूज करने के लिए हमारे पास कोई डिवाइस भी नहीं होती थी। यदि सोलर पैनल हम लगा भी लेते थे तो बहुत कम मात्रा में लगाते थे, 100 वाट, 200 वाट, 300 वाट का ही सोलर पैनल लगाते थे और उसके साथ एक सोलर कंट्रोलर लगाना होता था। तो यानी इन दोनों जनरेशन में सोलर पैनल लोगों के लिए बहुत आकर्षण का विषय नहीं था। और 2015 के बाद इन्वर्टर की थर्ड जनरेशन शुरू होती है, जो 2015 से अब तक चल रही है। पहले हम केवल ग्रिड के कट ऑफ होने पर अपने अप्लायंस चलाने के लिए इन्वर्टर को यूज करते थे, अब उसकी परिभाषा बिल्कुल बदल चुकी थी। इस युग में, यानी इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में भी इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था सुधर चुकी थी। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत लंबे लंबे कट होते थे, लाइट हफ्तों के हिसाब से चलती थी, घंटों के हिसाब से चलती थी, लाइट में सुधार हो गया। घरों में इलेक्ट्रिक होम अप्लायंस की मात्रा भी बढ़ती चली गई और जैसे जैसे
इन्वर्टर बढ़ता जाएगा, अप्लायंस बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी घंटों में अधिक आने लगेगी, तो उसी के साथ साथ लोगों का बिल भी बढ़ेगा। यानी इस जनरेशन में, इस युग में जो इन्वर्टर लगेंगे वह बिजली के कट ऑफ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो लगेंगे ही लगेंगे, साथ ही साथ बिजली बिल को कम करने की भी लोग आवश्यकता समझेंगे। और दोस्तों, हमने जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद की, इस दौरान हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद कर दिया था, क्योंकि जो पहले टेक्नोलॉजी चलती थी वह अलग टाइप की टेक्नोलॉजी थी, और जो अब टेक्नोलॉजी आएगी यह अलग टेक्नोलॉजी होगी। क्योंकि यूजर सोलर पैनल तो अधिक परचेज कर लेगा, 3000 वाट परचेज कर लेगा, 5000 वाट भी परचेज कर लेगा। अब यूजर को सोलर पैनल परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी सोलर पैनल तो हमारे पास है या हम परचेज कर सकते हैं, लेकिन उस सोलर पैनल को यूज करने के लिए हमारे पास डिवाइस नहीं है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज इंडिया का इन्वर्टर यूजर चाइना की तरफ को मुंह ताक रहा है। और यूजर की नब्ज को चाइना ने पहचाना है, इसलिए उसने अपने हाइब्रिड इन्वर्टर इस समय इंडिया की मार्केट में उतार दिए हैं, और हम बेबस हैं। इन्वर्टर बैटरी का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, जिसके लिए यूजर एक मोटा इन्वेस्ट करने को भी तैयार रहता है, और यदि समय से हम नहीं संभल पाएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था दिक्कत में आ सकती है। इससे चाइना को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, तो इसकी रोक की तरफ हमें ध्यान देना होगा। और यदि बात करूं इंडिया की इन्वर्टर कंपनी की, अपने आप को अपग्रेड उसी हिसाब से नहीं कर पाई है, जिसका फायदा सीधे चाइना उठा रहा है। अब दोस्तों, यह जो तीसरी जनरेशन चल रही है, तीसरा युग इन्वर्टर का चल रहा है, इसमें जो हमें इन्वर्टर चाहिए वह ऐसे इन्वर्टर चाहिए जो ग्रिड पर भी वर्क करे और सोलर पैनल पर भी वर्क करे, और हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी को 24 घंटे नॉन स्टॉप चालू रख सके। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस प्रकार का इंडियन प्रोडक्ट देने में सफल हो सके, जिससे चाइना की मनमानियों से यूजर को बचाया जा सके। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताएंगे कि एसी को डीसी में कैसे बदला जाता है। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। यह क्या होता है, बहुत सिंपल से तरीके से आपको समझाता हूं। मान लीजिए कोई वायर है, इस वायर के अंदर हमें इस साइड से इस साइड में, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ हमको करंट ले जाना है, धारा का प्रवाह करना है। तो दोस्तों, पहले समझते हैं कि करंट होता क्या है, धारा होता क्या है। आपने वायर के अंदर कभी भी करंट को चलते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि वायर केवल एक माध्यम है, करंट अलग चीज है। तो किसी वायर के अंदर जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है, करंट फ्लो होता है, तो न तो वायर चलता है, न इसके अंदर मॉलिक्यूल चलते हैं, न इसके अंदर एटम चलते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूवमेंट करते हैं। और यह इलेक्ट्रॉन इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। केवल वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही करंट फ्लो होता है। और जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है, तो यह इलेक्ट्रॉन केवल 10-20 की संख्या में या 1000, 2000, लाख, 2 लाख की संख्या में नहीं होते हैं, इनकी बहुत बड़ी संख्या होती है। और वह बहुत बड़ी संख्या क्यों होती है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है, जो कि बहुत कम है। यह इतना कम आवेश है कि यदि 1 एम्पियर में आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या बताऊं तो आप गिन नहीं पाओगे। यानी यदि 1 एम्पियर की धारा पर सेकंड आप किसी वायर में फ्लो करा रहे हैं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन की एक बहुत बड़ी संख्या है 1 एम्पियर करंट के लिए। इसको यदि पूरी डिजिट में मैं आपको लिखकर दिखाऊं तो 1 एम्पियर = 6 4 के बजाय इसको 5 ही कर सकते हैं, 25। और इसके बाद हमको 16 यानी 16 जीरो लगाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16।
यानी यदि किसी वायर में पर सेकंड 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है तो इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो जो हमें मेटल के बहुत पतले पतले वायर दिखाई देते हैं उनके अंदर असंख्य इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वायर के अंदर मूवमेंट करते हैं और वही कारण बनते हैं करंट फ्लो का, विद्युत धारा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। करंट चाहे एसी है या डीसी है, दोनों ही दशाओं में इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही करंट होता है। कुछ लोग एसी करंट और डीसी करंट को बिल्कुल अलग अलग मानते हैं, यानी अलग अलग चीजें मानते हैं, अलग कुछ नहीं है, दोनों दशाओं में इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन की दिशा बदलती है। जैसे मान लीजिए यह पॉजिटिव टर्मिनल है और यह नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट को हम यह मानते हैं कि प्लस से माइनस की तरफ को जाता है, लेकिन उसी समय इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ को जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, ऋण चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो माइनस टर्मिनल की तरफ से इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज को लेकर प्लस चार्ज की तरफ को जाते हैं और करंट को माना जाता है कि करंट इस साइड में जाता है। और एक समय हम इसी वायर में एसी करंट को फ्लो कराते हैं, तो एसी करंट में क्या होता है, केवल इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, केवल पुशअप होते रहेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन इस साइड में जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर जाएंगे, फिर वापस आएंगे, तो इसको कहते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट। ऐसा नहीं है कि यह एक बहुत कम लंबाई का वायर हम यहां बोर्ड पर दिखा रहे हैं और इस वायर के अंदर ही केवल मूवमेंट करेंगे, वह बहुत कम समय में एक बहुत लंबी दूरी तक मूवमेंट कर सकते हैं। एक बार इस साइड को जाएंगे तो दूसरी बार उस साइड को जाएंगे, और यह प्रक्रिया 1 सेकंड में 50 बार यदि हो रही है तो इसको हम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसको यदि ग्राफ में आपको दिखाता हूं तो एसी करंट का जो ग्राफ बनता है, मान लीजिए यहां 0 वोल्ट है और मान लीजिए यहां 220 वोल्ट है, तो एसी करंट 0 से चलेगा और मान लीजिए मैक्सिमम 20 वोल्ट तक जाएगा। पीक पावर पर पहुंचने के बाद फिर वापस आना शुरू हो जाएगा, पीक पावर तक पहुंचता है और फिर वापस आना शुरू हो जाता है, जिस बिंदु से चला था उसी बिंदु तक वापस आना शुरू हो जाता है, और उल्टा उससे भी अधिक बैक साइड में जाने लगता है, यानी नीचे की तरफ जाने लगता है, और उतनी ही दूर तक जाएगा, यानी माइनस 220 वोल्ट जितना ऊपर तक गया था उतना ही नीचे तक माइनस में जाएगा, और माइनस में जाने के बाद फिर वापस लौटने लगेगा, यानी फिर वहीं अपनी जीरो पोजीशन पर आने लगेगा। यह इसकी इनिशियल पोजीशन है, जीरो पोजीशन है। जीरो पोजीशन से चला था प्लस की तरफ, फिर वापस लौटा, फिर माइनस की पोजीशन पर गया और फिर अपनी इनिशियल पोजीशन पर, जीरो पोजीशन पर ही आ गया। इसको कहते हैं एक साइकिल। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 50 साइकिल इस प्रकार की पूरी करता है, यानी 50 बार प्लस की तरफ और 50 बार माइनस की तरफ, और इस साइकिल को कहते हैं साइन वेव। और जो डीसी करंट होता है, डीसी करंट की यदि वेव आप देखते हैं, मान लीजिए आप 12 वोल्ट का करंट फ्लो कर रहे हैं, तो वह 12 वोल्ट का करंट एक जैसा रहता है, यानी एक सीधी रेखा में चलता रहता है। यह होता है डीसी का ग्राफ। और दोस्तों, जैसा कि इस ग्राफ में आप देख रहे हैं, इस एसी करंट की जो वेव मैंने बनाई है, यहां मैंने 220 वोल्ट लिखा था, यानी इसका पीक पॉइंट 220 वोल्ट तक है और नीचे भी पीक पॉइंट 220 वोल्ट तक ही है। और इस करंट को यदि आप अपने किसी भी वोल्ट मीटर से चेक करोगे तो वह 220 वोल्ट आपको नहीं दिखाएगा। सभी मीटर, कोई भी मीटर चेक करोगे तो इसकी केवल एवरेज वैल्यू दिखाएगा, 220 नहीं दिखाएगा, न जीरो दिखाएगा, केवल एवरेज वैल्यू दिखाएगा। यानी यदि यहां पर 220 इसकी पीक पावर है तो 220 को डिवाइड करना पड़ेगा √2 से, तो जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को ही आपका मीटर दिखाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस एसी को डीसी में कैसे बदलें, यानी इस वेव को हम ऐसी वेव कैसे बनाएं और डीसी को एसी में कैसे बदलें। यह कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं होता है, बहुत सिंपल सा कार्य होता है। यहां से यहां तक इस वेव की एक साइकिल है, यानी एक साइकिल में साइन वेव करंट एक बार प्लस दिशा में जाता है और एक बार माइनस दिशा में जाता है और 2 बार जीरो पोजीशन पे होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब वोल्ट जीरो पर जाती है तो हमें
हमारे अप्लायंस बंद होते हुए महसूस क्यों नहीं होते? तो दोस्तों, एक सेकंड में हमारी जो वेव है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की, जो साइन वेव है, जो एसी करंट है, वह एक सेकंड में 100 बार ऑफ हो जाता है, जिसको हमारी आंखें पकड़ नहीं पाती। और यदि आप देखना चाहते हैं तो जलते हुए एलईडी बल्ब को मोबाइल के कैमरे में से आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल साफ वह ऑन ऑफ होता हुआ दिखाई दे जाएगा। हम बात करने वाले हैं कि इस एसी करंट को हम डीसी में कैसे बदलते हैं। यहां पर वही हमारी 0 वोल्ट है, यहां पर प्लस 250 वोल्ट, जैसा कि हमने ऊपर ले रखा है, पीक पावर इसके लिए है, तो यहां पर भी हम 250 वोल्ट ले लेते हैं। डायोड नाम का एक कंपोनेंट होता है, एक सेमीकंडक्टर होता है, जैसा कि यह कैमरे में आप देख रहे हैं, इसको डायोड कहते हैं। यह कम या ज्यादा कैपेसिटी के हो सकते हैं। इस डायोड के एक साइड में आप सफेद पट्टी देख रहे हैं, इसको इसका पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, प्लस टर्मिनल कहते हैं। और यह क्या कार्य करता है, यानी यह एसी करंट को एक साइड में तो जाने देता है परंतु वापस नहीं आने देता है। यह एक तरीके का वाल्व की तरह कार्य करता है। जैसे आप अपने हैंड पंप में वाल्व देखते होंगे, वाल्व का कार्य होता है कि वह पानी को नीचे से ऊपर को तो जाने देगा परंतु पानी को नीचे नहीं जाने देता है। उसी प्रकार यह डायोड भी कार्य करते हैं। यह करंट को इस साइड में तो जाने देगा परंतु इस साइड में जाने से रोक देगा। अब जब इस वेव के अंदर यानी इस करंट के अंदर हम डायोड को लगाएंगे तो यह क्या करेगा, जब तक यह करंट प्लस दिशा में रहेगा तब तक तो इसको जाने देगा, और जैसे ही करंट माइनस दिशा में आएगा तब इसको नहीं आने देगा, यानी रोक देगा, यानी इस वेव को यहां से हटा देगा, यानी जो नीचे की तरफ हमारी वेव आनी थी यह नहीं आएगी। और फिर करंट जब प्लस की दिशा में फ्लो होता है तब फिर यह इसको जाने देता है, माइनस की तरफ फिर रोक देगा, यानी इस वेव को यहां से काट देगा। और अब इसको हम प्योर डीसी तो कहेंगे नहीं, हालांकि क्योंकि प्लस की तरफ है यानी करंट एक ही दिशा में चल रहा है तो डीसी कहेंगे, लेकिन प्योर डीसी यह नहीं होती है। इसे हम हाफ वे रेक्टिफायर भी बोल देते हैं। और इसको थोड़ा ठीक ठाक करने के लिए हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। इसके आगे हम कैपेसिटर लगाते हैं। कैपेसिटर का प्लस टर्मिनल इधर रहेगा, माइनस टर्मिनल इधर रहेगा। कैपेसिटर क्या करता है, अपने अंदर करंट को स्टोर कर लेगा, और जैसे ही करंट की आवश्यकता पड़ेगी, यहां से यहां तक कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इस दौरान यह कैपेसिटर जिस कैपेसिटी का भी आपने लगाया है आपके इस वेव को थोड़ा सा इस तरीके से कर सकता है। और यदि कैपेसिटर आप बहुत ज्यादा हैवी लगा रहे हैं तो यह जो वेव है यह इस तरीके की ना रहकर कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। यह साइन वेव नहीं है। साइन वेव तब बनेगी जब माइनस की तरफ भी आएगा, केवल प्लस दिशा में ही चल रहा है, लेकिन अब भी यह प्योर डीसी नहीं बनेगी। कैपेसिटर ने इसका थोड़ा शुद्धिकरण कर दिया है, कुछ थोड़ा सा प्योरिटी इसमें ला दी है, लेकिन प्योर डीसी नहीं है। अब यदि प्योर डीसी आपको बनाना है, यानी एसी से एक अच्छी डीसी आपको बनाना है, तब हमें क्या करना होता है, रेक्टिफायर का यूज करना होता है। और रेक्टिफायर भी हम डायोड से ही बनाते हैं। जहां पहले हाफ वे के लिए हम एक डायोड का यूज कर रहे थे, अब हम 4 डायोड का यूज करेंगे। यह रेक्टिफायर का डायग्राम, डायोड का यह सिंबल होता है जिसका यह प्लस और यह माइनस होता है, और इधर से हम एसी करंट को फ्लो इसमें कराते हैं। एसी करंट में आप जानते हैं कि एक फेस होता है और एक न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल को इस साइड में कनेक्ट करते हैं। अब इस ब्रिज रेक्टिफायर में एक तरफ से लाइन, एक तरफ से न्यूट्रल, तो जब यह वेव चलती है, इस वेव में यह डायोड करंट को जाने देगा, यानी प्लस को इस साइड में जाने देगा, लेकिन उसी समय न्यूट्रल में करंट विपरीत दिशा में चल रहा होगा तो यह डायोड तो नहीं जाने देगा न्यूट्रल को, लेकिन यह डायोड जाने देगा, और इस साइड में हमें माइनस मिलेगा। लेकिन अगले ही पल करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, यानी इस साइड से प्लस और इस साइड से माइनस हो जाता है। तो जब इस साइड से प्लस आएगा तो यह डायोड इसको नहीं जाने देगा प्लस को इधर, केवल यह डायोड इधर प्लस को जाने देगा, और यहां से हमें फिर से प्लस करंट मिल जाएगा। और क्योंकि इस साइड से माइनस चल रहा है तो यह डायोड माइनस को इधर नहीं जाने देगा, केवल यह डायोड माइनस को जाने देगा, यानी फिर से इधर माइनस मिलेगा और इधर प्लस मिल जाएगा। यानी यह जो वेव थी यह तो हमारी एज इट इज ऐसे ही रहेगी, लेकिन यह जो वेव थी
अब यह वेव नीचे की तरफ ना होकर इसकी दिशा बदल गई और यह वेव हमारी ऊपर की तरफ ही आ जाती है। अगली साइकिल के लिए फिर यह वेव यह ज्यों की त्यों हमारी ऊपर ही रहेगी और इस वेव की दिशा को यह रेक्टिफायर फिर बदल देगा और यह वेव भी हमारी ऊपर ही हो जाएगी। और अब जो हमें वेव मिलेगी, करंट मिलेगा, वह प्लस की तरफ ही होगा और यह डीसी करंट कहा जाएगा। लेकिन यह करंट भी प्योर डीसी करंट नहीं होता है, इसीलिए हमें अपने सर्किटों के अंदर कैपेसिटर लगाने पड़ते हैं। हम कैपेसिटर लगाएंगे और इस वेव को कुछ प्यूरिफाई करेंगे और हमें लगभग हमें इस प्रकार की यानी लगभग डीसी के प्रकार की वेव ही यहां से मिल जाती है। तो इस प्रकार हम एसी को डीसी में रेक्टिफायर के माध्यम से बदल पाते हैं। और दोस्तों डीसी को एसी में कैसे चेंज करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, अगली वीडियो में इसके संबंध में भी आपको जानकारी देंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। कोई क्वेश्चन है, कोई शंका है तो कमेंट में लिख देना। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।